मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक शिप के कैप्टन को दिखाया जाता है। वो जिस शिप को लीड कर रहा था उसमें आर्मी सोल्जर होते हैं। वो लोग नॉर्थ पोल पर जाना चाहते थे, लेकिन उनकी शिप ठंड ज्यादा होने के कारण ओशन में जम जाती है। वो कैप्टन अपने सोल्जर का मोराल मोटिव करते हुए बोलता है कि आप लोग जितनी जल्दी आइस को ब्रेक करोगे, हम उतनी जल्दी ही नॉर्थ पोल पर जा पाएंगे। उसी नाइट को शिप से कुछ किलोमीटर दूर एक फ्लेम का ब्लास्ट होता है, जिससे कुछ आर्मी सोल्जर और कैप्टन भी देख लेते हैं। वो वहां जाने का फैसला करते हैं। कैप्टन अपने साथ 10 सोल्जर को लेकर के उस जगह पर जाता है। वो वहां पर एक शख्स को देखता है जिसका नाम विक्टर होता है। वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होता है और उसका एक पैर भी नकली होता है। कैप्टन उसे अपनी शिप पर ले जाने का फैसला करता है, लेकिन तभी कैप्टन एक आवाज सुनता है जो उसके शिप पर सोल्जर की आ रही होती है, चिल्लाने की। जब वो लोग देखते हैं तो उन्हें एक बड़ी सी बीस्ट की शैडो दिखाई देती है। वो जल्दी जल्दी शिप पर विक्टर को ले जाने लगते हैं। वहां जाकर कैप्टन एक बीस्ट को देखता है जो किसी एक पर्सन की तरह लग रहा था। वो उसे रुकने को बोलता है, लेकिन उसके ना रुकने पर कैप्टन सबको शूट करने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन उस पर बुलेट का कोई असर नहीं हो रहा था। वो धीरे धीरे सोल्जर को मारने लगता है। बचे हुए सोल्जर कैप्टन के साथ शिप पर आ जाते हैं। बीस्ट भी शिप पर आ जाता है और विक्टर को देख के बोलता है कि वो मेरा शिकार है, उसे मेरे को दे दो। दूसरे सोल्जर उस पर हमला करने लगते हैं। वो उनको मारने लगता है। तभी एक सोल्जर एक न्यू गन को लेकर आता है और बीस्ट को शूट कर देता है। उसके 3 फायर करते ही बीस्ट शिप से नीचे गिर जाता है और बाकी सोल्जर स्टीयर को ऊपर खींच लेते हैं, जिससे कि बीस्ट ऊपर ना आ सके। बीस्ट गुस्से में आकर के शिप को धक्का देने लगता है, जिससे जमी हुई बर्फ में शिप फ्री हो जाती है। कैप्टन सही मौका देखकर आइस पे फायर कर देता है, जिससे आइस की लेयर टूट जाती है और बीस्ट आइस के अंदर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है कैप्टन के कैबिन में। वो विक्टर से पूछता है कि आखिर वो क्या चीज थी, तो विक्टर बताता है कि वो उसका ही बनाया हुआ एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। वो विक्टर को कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे वो हील हो सके। विक्टर बोलता है कि अगर वो दोबारा आए तो मेरे को शिप से नीचे फेंक देना और तुम लोग चले जाना, नहीं तो वो तुम सबको मार देगा। कैप्टन बोलता है कि तुम्हारी प्रोटेक्शन पूरा क्रू कर रहा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन कैप्टन फिर पूछता है कि तुम्हारा पीछा वो क्यों कर रहा था। विक्टर बताता है कि वो एक डॉक्टर है और मेरे कुछ एक्सपेरिमेंट से ही वो बीस्ट बना है। कैप्टन को क्यूरियोसिटी होती है, वो पूछता है कैसे। विक्टर बताता है कि जब मैं 10 साल का था तो मेरे रियल फादर की डेथ हो गई थी। उसकी मॉम ने जाने माने एक बड़े से डॉक्टर से शादी की, लेकिन वो उन शादी से खुश नहीं थी क्योंकि उनमें रोज लड़ाइयाँ होती थी। विक्टर के सेकंड फादर उसे भी एक फेमस डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसीलिए वो उसको बचपन से ही बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस, नाम्स और डिजीज के बारे में बताने लगते हैं। और कुछ पूछने पर अगर विक्टर जवाब ना दे पाता तो उसे पनिशमेंट भी देते थे। एक बार जब उसकी मॉम प्रेग्नेंट थी तो अचानक से उनको लेबर पेन शुरू हुआ। विक्टर अपने सेकंड फादर को बुलाता है और बोलता है कि मॉम की कंडीशन बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल है। उसके फादर बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी वाइफ को नहीं बचा पाते, केवल अपने छोटे बच्चे को ही बचा पाते हैं। विक्टर अपनी मॉम की डेथ से बहुत ज्यादा ही टूट जाता है और वो फैसला लेता है कि वो नेचर के डेथ और लाइफ वाले रूल को ब्रेक करेगा। सीन शिफ्ट होता है कोर्ट का। विक्टर अब काफी ज्यादा ही बड़ा हो गया था। उसके सामने 3 जज बैठे होते हैं और काफी सारे सर्जन भी होते हैं उस कोर्ट में। विक्टर एक अपना डेमो दिखाते हुए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना चाहता था। उसका डेमो था कि डेड बॉडी को कैसे फिर से जिंदा किया जा सके। वो ह्यूमन बॉडी के नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक रॉड डालकर और कंडक्टर से कुछ समय के लिए डेड पर्सन को जिंदा कर देता था। जब वो अपना डेमो सबके सामने दिखाता है तो जज के साथ सारी ऑडियंस भी शॉक हो जाती है। विक्टर एक एप्पल उस डेड पर्सन के सामने फेंकता है जिसे वो कैच कर लेता है, लेकिन जज उसे इलेक्ट्रिक मैजिक और अनप्योर रिसर्च बोल करके अप्रूवल को डिसअप्रूव कर देते हैं। विक्टर वहां से अपने घर की तरफ निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में एक शख्स मिलता है। वो अपना नाम हार्लैंडर बताता है। हार्लैंडर भी उस समय कोर्ट में था जब विक्टर अपना डेमो दिखा रहा था। वो बताता है कि तुम्हारे भाई विलियम का एक लेटर आया था, वो 2 दिन बाद यहाँ आने वाले हैं और विक्टर से थोड़ा टाइम मांगता है बात करने के लिए। विक्टर से थोड़ा टाइम मांगता है बात करने के लिए। विक्टर भी मान जाता है और उसके साथ उसके लैब में चला जाता है, जहाँ वो बताता है कि तुम्हारा भाई विलियम एक लड़की से प्यार करता है और वो लड़की मेरी भतीजी है जिसका नाम एलिजाबेथ है। फिर वो विक्टर से उसके डेमो के बारे में बात करने लगता है और वो विक्टर को बताता है कि तुम्हारा डेमो नर्वस सिस्टम पर काम करता है। विक्टर पूछता है कि क्या आप भी सर्जन हो, तो वो बताता है हाँ, मैं भी कभी आर्मी का सर्जन हुआ करता था। हार्लैंडर विक्टर से बोलता है तुम मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें फंडिंग दूंगा और तुम्हारे रिसर्च को कामयाब बनाने के लिए पूरी मदद करूंगा। विक्टर बोलता है मैं इसके बारे में सोच के बताऊंगा और वहां से वो चला जाता है, लेकिन जाने से पहले हार्लैंडर उसे आने का इनविटेशन देता है। विक्टर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद विक्टर हार्लैंडर के घर पर आता है जब उसे बुलाया गया था और साथ में अपनी एक डेमो की बुक भी लेके आता है जिसमें उसने फॉर्मूले कैसे उसका डेमो वर्क करता है उसके बारे में लिखा हुआ था। हार्लैंडर जब विक्टर की वो नोटबुक देखता है तो समझ जाता है कि विक्टर कोई साधारण इंसान नहीं है। वो विक्टर से फेमस सर्जन जॉन एल्विन के बारे में पूछने लगता है। वो बताता है हाँ, जॉन एल्विन ने 4 टेबल बनाई थी जिसके अंदर ह्यूमन बॉडी के सारे पार्ट्स के बारे में बताया गया था। हार्लैंडर बोलता है कि उनकी टेबल 4 नहीं 5 थी और 5वीं टेबल दुनिया के
सामने बाहर आई ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही प्रीसियस थी। उसके अंदर हर एक नर्वस सिस्टम का डायग्राम बना हुआ था। वो विक्टर को 5वीं टेबल दिखाता है। विक्टर उसे देख के शॉक हो जाता है और उस टेबल को देखते ही बताने लगता है कि हमारी बॉडी हमें कैसे हील करती है। हारलैंडर भी उसे सुन रहा होता है। वो विक्टर से बोलता है कि तुम अपने डेमो पे काम करो, जितना पैसा होगा मैं लगाऊंगा, मेरे पास अनलिमिटेड पैसा है। विक्टर बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? हारलैंडर बोलता है ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं इस एक्सपेरिमेंट को सेव करना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाले समय में वॉर होने वाली है जिससे बहुत लोगों की डेथ होगी। मैं चाहता हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट से हम डेड आर्मी को फिर से जिंदा कर सकें। तभी वहां पर विक्टर का भाई विलियम भी आ जाता है और साथ में हारलैंडर की भतीजी एलिजाबेथ भी। फिर वो लोग लंच करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ विक्टर की कंडीशन खराब हो रही थी, उसके मुंह से ब्लड आ रहा था। तभी वहां पर कैप्टन को एक आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर जाके देखता है तो उसके सोल्जर पैनिक में होते हैं, क्योंकि उन्होंने फिर से उस बीस्ट को आसपास कहीं देखा था। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ विक्टर बताता है कि वो अपने भाई विलियम और हारलैंडर के साथ एक बड़े से ओल्ड वाटर प्यूरिफिकेशन के विले में जाता है। वो काफी समय से ही बंद था। विक्टर वहां पर अपने ह्यूमन रिसर्च को पूरा करने के लिए प्लांट स्टैब्लिश करना चाहता था, जिसके लिए पूरी फंडिंग हारलैंडर करता है। विक्टर को कुछ परफेक्ट बॉडी की नीड होती है, जिसके लिए हारलैंडर उसे जेल में बंद कैदियों का सैंपल दिखाता है। विक्टर वहां से सिलेक्ट करता है कि कौन से कैदी उसको चाहिए। वो कैदी जिनको उम्र कैद की सजा या फांसी की सजा मिलने वाली थी, वो उनको चेक करता है और परफेक्ट होने पर उनको फांसी दिलवा देता है। नेक्स्ट दिन विक्टर चर्च में जाता है, जहाँ पर वो अपने भाई की होने वाली वाइफ एलिजाबेथ को भी देखता है। वो चर्च में कन्फेशन करने के लिए आई होती है। वो उसका पीछा करता है और उसे मौका भी मिल जाता है। वो पादरी की जगह पे जाकर बैठ जाता है और जैसे ही वो जगह ऐसी होती है कि कन्फेशन करने वाले व्यक्ति को पादरी का फेस नहीं दिखाई देता है। एलिजा जब वहाँ आती है तो विक्टर अपनी वॉइस चेंज करके पूछता है कि बेटी तुम यहाँ क्यों आई हो। एलिजा बताती है कि उससे एक पाप हो गया है, उसने अपने होने वाले हस्बैंड के बड़े भाई को गलत समझा। विक्टर के पूछने पर वो बताती है कि उसे लगता था कि उसके हस्बैंड का बड़ा भाई विक्टर एक तानाशाह है और वो सब चीजें अपने हाथ में कंट्रोल करना चाहता है और वो विक्टर की बुराइयां करने लगती हैं। तभी विक्टर साइड की विंडो को ओपन कर देता है, जहाँ पर एलिजा को पता लग जाता है कि अंदर विक्टर बैठा हुआ है और उसने उसकी सारी बातें सुन ली। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर विक्टर पूछता है एलिजाबेथ से कि तुम्हें ऐसी क्या चीज थी जो मुझ में खराब लगी। तो एलिजा बताती है कि तुम्हारा रवैया, जैसे तुम्हारा काम करने का ढंग है, तुम अपने काम में बिल्कुल ही खो जाते हो और किसी की भी नहीं सुनते। वो दोनों धीरे धीरे करीब आ रहे थे। उन्होंने डिनर करने के बाद डांस परफॉर्म करने का फैसला किया। अगले दिन विक्टर अपने एक्सपेरिमेंट में लग जाता है, लेकिन उसको अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करने के लिए कुछ इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, जिसके लिए वो अपने भाई को ये काम सौंप और उसका भाई बहुत ही बेहतरीन तरीकों से सारे इक्विपमेंट बनवाने लगता है। विक्टर और एलिजाबेथ के बीच की दूरियां कम हो रही थी, वो धीरे धीरे करीब आ रहे थे। दूसरी ओर विक्टर का छोटा भाई रिचर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ इक्विपमेंट बनवा रहा होता है जो विक्टर ने कहे थे। वो अपना काम बहुत ही शानदार तरीके से कर रहा होता है। विक्टर और एलिजाबेथ के बीच की दूरियां कम हो रही थी, वो बहुत ही करीब आने लगे थे। एक दिन हारलैंडर के फार्म हाउस पर एक पार्टी होती है, जहाँ पर बहुत से बड़े बड़े लोग आए हुए थे। उसी दिन हारलैंडर विक्टर से बोलता है कि वॉर शुरू होने वाली है और उसे अपना एक्सपेरिमेंट बहुत जल्दी ही खत्म करना होगा। विक्टर बताता है कि उसको अभी थोड़ा और टाइम चाहिए। हारलैंडर गुस्से में बोलता है कि मेरे पास अब ना टाइम है और ना ही पैसा। विक्टर बोलता है तुम्हारा पैसा तो अनलिमिटेड था, लेकिन हारलैंडर बोलता है कि अब मैं और सब्र नहीं कर सकता और अपना एक्सपेरिमेंट तुम जल्दी से जल्दी खत्म करो। और ये बोल के वो वहां से चला जाता है। विक्टर अपने एक्सपेरिमेंट में लग जाता है, जहाँ पर वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी को बॉडी के अंदर ट्रांसफर करे ये क्लू फाइंड कर रहा था। तभी वहां पर एलिजाबेथ आ जाती है और विक्टर को एक बटरफ्लाई देती है, जो विक्टर ने एलिजाबेथ को गिफ्ट की थी। एलिजाबेथ बोलती है कि अब हमारा साथ यहीं तक था, अब हम और नहीं मिल सकते, और ये बोल के जाने लगती है। विक्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। विक्टर डिप्रेस हो जाता है, ना तो उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो रहा था और दूसरी ओर एलिजाबेथ भी उसे छोड़ के चली गई थी। सीन शिफ्ट होता है एक वीक बाद का, जहाँ पे वॉर स्टार्ट हो गई थी और काफी सारे सोल्जर की डेड बॉडियां वहाँ पे रखी हुई थी। विक्टर उनमें से अच्छी बॉडियों को सिलेक्ट करता है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। विक्टर अपना सारा टाइम अपने एक्सपेरिमेंट में देने
लगता है। वो बड़े बड़े इलेक्ट्रिक व्हीलर बनाता है जिनको चार्ज करने के लिए वो स्काई की थंडर का यूज करने वाला था, जिसके लिए वो वेट करने लगता है मॉनसून का। और एक दिन ऐसा आ जाता है जहाँ पर मौसम बहुत ज्यादा ही खराब होता है, आसमान में बहुत ज्यादा ही थंडर लाइटनिंग हो रही थी। तभी वो हार्लेंडर को देखता है, वो मरकरी की कुछ ड्रॉप पी रहा होता है। विक्टर समझ जाता है हार्लेंडर को एक बहुत ही खतरनाक डिजीज है और उसका इलाज कहीं भी नहीं है। हार्लेंडर उसे बताता है, मैंने तुमसे एक प्रॉमिस लिया था कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो तुम मेरे लिए कुछ करोगे। वो विक्टर को बताता है कि तुम मेरे लिए भी ऐसी बॉडी बनाओ। विक्टर ये सुनते ही शॉक हो जाता है और उसको मना करने लगता है। वो उसको बताता है कि तुम्हारी बॉडी के ऑर्गन्स, ब्लड और सेल सब कुछ सड़ गए हैं, तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। हार्लेंडर उसके पीछे आने लगता है और उसको फोर्सफुली मनवाना चाहता था। वो बार बार उसको बोलता है कि तुम जितना पैसा मांगो मैं तुम्हें दूंगा, यहाँ तक कि एलिजाबेथ भी मैं तुम्हें दे दूंगा। विक्टर उसे मना कर देता है और बोलता है ये सरासर पागलपन है। स्काई में थंडर लाइटनिंग स्टार्ट हो गई थी। विक्टर अपने इक्विपमेंट को लगाने लगता है जहाँ पर फाइनल रॉड हार्लेंडर के पास होती है और वो उसको देने से मना कर देता है। वो बोलता है जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगे तब तक मैं ये लास्ट स्ट्रोक तुम्हें नहीं दूंगा और उसे वो नीचे फेंकने की धमकी देता है। तभी हार्लेंडर का पैर स्लिप होता है और वो नीचे गिरने वाला होता है। विक्टर उसको पकड़ लेता है लेकिन बारिश होने के कारण विक्टर का हाथ स्लिप हो जाता है और हार्लेंडर नीचे गिर जाता है। जब विक्टर नीचे जाके चेक करता है तो हार्लेंडर पूरी तरीके से मर चुका होता है। विक्टर उसको वहीं छोड़ के अपने एक्सपेरिमेंट में ध्यान देने लगता है और फाइनली विले की रूफ पर जा करके वो आखिरी बचा हुआ मैकेनिकल पार्ट लगा देता है। लाइटनिंग शुरू हो जाती है लेकिन इतनी ज्यादा वोल्टेज होने के कारण उसके इलेक्ट्रिक पिलर्स लाइटनिंग के वोल्टेज को हैंडल नहीं कर पाते और ब्लास्ट हो जाते हैं। विक्टर को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया और वो सोने चला जाता है जहाँ पर उसको अजीब अजीब विजन आ रहे होते हैं। जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसके सामने एक शख्स होता है और वो कोई और नहीं कि एक्सपेरिमेंट का नतीजा होता है। दरअसल उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली सक्सीड हो गया था। वो जो डेड बॉडी को अलाइव करना चाह रहा था उसके अंदर एक न्यू लाइफ सोर्स आ गई थी। वो उसको देख के शॉक हो जाता है। विक्टर उसको लेकर बेसमेंट में आ जाता है और आयरन रॉड से बांध देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी ओर एलिजा और रिचर्ड आपस में बात कर रहे होते हैं कि उनके अंकल हार्लेंडर की खबर काफी दिनों से नहीं मिली है। तो रिचर्ड बताता है क्या पता वो विक्टर के साथ विले में हो। वो दोनों विले में आने का फैसला करते हैं जहाँ पर विक्टर उन दोनों को देखकर शॉक हो जाता है। वो उन दोनों को अपने ऊपर वाले कैबिन में ले जाने लगता है लेकिन जब एलिजा विक्टर से पूछती है कि उसके अंकल हार्लेंडर कहाँ है तो विक्टर साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि उसको नहीं पता और वो कुछ दिनों में ही यहाँ पर आ जाएंगे। और वो अपने भाई रिचर्ड को लेकर ऊपर चले जाता है। एलिजा को एहसास होता है कि बेसमेंट में कोई है। जब वो बेसमेंट में जाती है तो वहाँ पर वो एक शख्स को देखती है। एलिजा समझ जाती है कि जिस एक्सपेरिमेंट पर विक्टर काम कर रहा था वो उसमें सक्सीड हो गया है। तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है। एलिजाबेथ उससे पूछती है कि तुमने इसे बांध क्यों रखा है। तो विक्टर बताता है कि मैंने इसको इसकी सेफ्टी के लिए ही बांध रखा है क्योंकि इसमें अभी सोचने समझने की परख नहीं है। जिसके बाद वो लोग रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। नाइट में एलिजाबेथ बेसमेंट में आती है और जब वो उस एक्सपेरिमेंट को देखती है तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसके करीब जाकर अपना नाम बताने लगती है। वो उसको सिखाती है कि उसका नाम कैसे बोलना है और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से जाने लगती है। जैसे ही वो रूम से बाहर आती है वो एक्सपेरिमेंट एक नाम लेता है और वो होता है एलिजाबेथ। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में जाने लगती है उसको बाहर विक्टर मिलता है। विक्टर बताता है वो बिल्कुल ही वेस्ट है। विक्टर को लग रहा था कि उसका बनाया गया एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड होगा लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही डम था। एलिजाबेथ बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट है और विक्टर पे गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है जो विक्टर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। विक्टर एक लोहे की रॉड लाता है और अपना गुस्सा सारा अपने एक्सपेरिमेंट में निकालने लगता है लेकिन थोड़ी देर में वो लोहे की रॉड पकड़ लेता है और उसको मोड़ देता है और चिल्लाते हुए बोलता है विक्टर, जिसकी वजह से विक्टर डर जाता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विक्टर अपने भाई रिचर्ड को बुलाता है और बोलता है कि वो एलिजाबेथ को लेकर यहाँ से चला जाए क्योंकि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। वो दिखाता है कि हार्लेंडर की डेड बॉडी, जिसे देखकर रिचर्ड समझ जाता है कि उनकी डेथ हो गई है। विक्टर सारा सिनेरियो बता देता है
कि कैसे क्या हुआ था। विक्टर बोलता है कि मैं तुमसे न्यूयॉर्क में मिलूंगा। रिचर्ड भी ऐसा ही करता है, वो एलिजाबेथ को वहां से ले जाने लगता है। एलिजाबेथ भी जाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो वापस जाने का फैसला करती है, पर रिचर्ड के मनाने पर वो नहीं मानती। आखिर में वो दोनों फैसला करते हैं कि वो लोग वापस विले में जाएंगे, लेकिन दूसरी ओर विक्टर पूरे विले में कैरोसिन ऑयल को फैला देता है, क्योंकि वो चाहता था इस विले को ही उड़ा दे अपने एक्सपेरिमेंट के साथ। वो अपने पूरे विले में डोर बंद करके आग लगा देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद विक्टर को रियलाइज होता है कि उसने कुछ बहुत ही गलत कर दिया है। लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करता है, एक बहुत तेज ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से उसका पैर टूट जाता है और दूसरी ओर रिचर्ड और एलिजाबेथ भी वहाँ आ जाती हैं। वो देखते हैं विक्टर बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल कंडीशन में है और दर्द के कारण करहा रहा होता है। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। शिप पर विक्टर जब अपनी कहानी कैप्टन को सुना रहा होता है, तभी वहाँ पर उसका बनाया गया एक्सपेरिमेंट वहाँ पर आ जाता है, जो कैप्टन को मार रहा होता है। विक्टर उसे बोलता है कि उसको छोड़ दो और मेरे को मार दो। तभी कैप्टन बोलता है कि डीमन, पहले तुम मेरे को मारो और प्रूफ कर दो कि तुम्हारे मालिक के द्वारा सुनाई गई कहानी सच है। तुम सच में ही एक डीमन हो। डीमन का नाम सुनते ही वो पर्सन इमोशनल हो जाता है और बोलता है, अब आगे की कहानी मैं सुनाता हूँ कि क्या हुआ था। सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जब विक्टर ने पूरे विले में केरोसिन से आग लगा दी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ही पेन में होता है और चिल्ला रहा होता है। तभी उसकी हाथ की लोहे की जंजीरें टूट जाती हैं। तभी वो देखता है कि पानी का बहाव विले से बाहर जा रहा है। वो उसी के थ्रू विले से बाहर आ जाता है और वो पहली बार बाहर की दुनिया को देख रहा होता है, जहाँ पर वो बहुत सारे एनिमल्स, पहाड़, पेड़ देखता है और चलते चलते एक विलेज में पहुंचता है, जहाँ पर एक ओल्ड मैन अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है। उस ओल्ड मैन की आंखें नहीं होती हैं। एक्सपेरिमेंट पर्सन छुप छुप के उन लोगों को देखता रहता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं। उसको पता लगता है कि ये लोग सरवाइव करने के लिए जंगल से लकड़ियां काट के लाते हैं। वो ऐसा ही करता है। वो एक नाइट जंगल से बहुत सारी लकड़ियां काट के गांव वालों के घर के सामने रख देता है। उनको लगता है कि उनके जंगल की आत्मा उनकी हेल्प कर रही है और वो बहुत सारा खाना बाहर रखने लगते हैं, जिसको वो खाता था। विंटर का सीजन आ गया होता है, जहाँ पर भेड़ियों का ग्रुप गांव के लोगों पे हमला कर रहा होता है। सारे गांव वाले गांव छोड़ के जा रहे होते हैं, जहाँ पर वो ओल्ड मैन जिसकी आंखें नहीं होती है, उसकी फैमिली भी उसको साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन वो मना कर देता है और उसकी फैमिली उसको वहीं छोड़ के चली जाती है। वो डिमोनिक पर्सन कैप्टन और विक्टर को बताता है कि उस दिन उसने एक नई दुनिया में कदम रखा, जहाँ पर उस ओल्ड मैन ने उसको अपनी लैंग्वेज सिखाई, उसको बुक पढ़ने के लिए दी और उसको एक बच्चे की तरह पाला। धीरे धीरे समय बीतता गया। वो डिमोनिक पर्सन बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट हो गया। वो काफी सारी बुक रीड कर चुका था। जब वो सारी बुकें पढ़ लेता है, तो वो ओल्ड मैन से पूछता है कि अब वो क्या करे, उसका मकसद क्या है, वो इस दुनिया में क्यों आया है। तो वो ओल्ड मैन बताता है, तुम्हें जिसने क्रिएट किया है तुम उसके पास जाओ और उससे पूछो कि उसने तुम्हें क्यों बनाया है। वो ऐसा ही करता है। वो उस विले में आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि विला पहले ही तबाह हो चुका है। उसको एक वहाँ पर नोटबुक मिलती है, जो किसी और नहीं विक्टर की होती है। वो जब उसे पढ़ता है तो उसे पता लग जाता है कि उसका क्रिएशन क्यों किया गया है और वो कैसे बना है। वो बहुत ज्यादा ही उदास हो जाता है और रोने लगता है जब उसे पता लगता है कि उसका शरीर कई मरे हुए लोगों के शरीर से मिलके बना हुआ है। वो वापस से उस विलेज में आ जाता है जिसमें ओल्ड मैन रहता था। तो वो एक भेड़ियों का झुंड देखता है और खून के धब्बे। वो समझ जाता है कि भेड़ियों के झुंड ने ओल्ड मैन पे अटैक कर दिया है। वो उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा ही देर हो चुकी थी। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और भेड़ियों को मारने लगता है। तभी वहाँ पे दो गांव के लोग आ जाते हैं। उनको लगता है कि उसने उस ओल्ड मैन को मार दिया है। वो उस पर बुलेट फायर करने लगते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता है। वो उन दोनों शख्स में से एक पर्सन को मार देता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और काफी दिनों बाद जब उसको होश आता है, तो वो देखता है कि उसके शरीर की सारी चोटें भर चुकी है, यहाँ तक कि बुलेट की भी वहाँ का भी घाव भर चुका है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो डिमोनिक पर्सन बताता है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया और एक दिन तुम मेरे को मिल ही गए। सीन शिफ्ट होता है पास्ट में। एलिजाबेथ और रिचर्ड की शादी का दिन था। विक्टर एलिजाबेथ के पास आता है और उससे माफी मांगता है और बोलता है कि मैंने सारे अपने बुरे काम छोड़ दिए। एलिजाबेथ उसको एक चांटे मारते हुए बोलती है, बस एक विश मेरी पूरी करो, अब से झूठ नहीं बोलोगे, और वहां से उसको जाने के लिए बोल देती है। रिचर्ड गुस्से से वहां से निकल जाता है और अपने कमरे में जाता है। उसको एहसास हो जाता है कि उसके कमरे में कोई है। वो अपने कमरे की विंडो बंद करके बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर हो तो बाहर आ जाओ। वो डिमोनिक पर्सन उस रूम में होता है और बाहर आ जाता है। वो विक्टर से बोलता है कि मैं
मर नहीं सकता, तुम मेरे लिए एक साथी बनाओ। विक्टर साफ साफ मना कर देता है और बोलता है कि मैं तुम जैसा और हैवान नहीं बनाऊंगा। उन दोनों में बहसबाजियां होने लगती। वो डिमोनिक पर्सन विक्टर को उठा के फेंकने लगता है, जिसकी आवाज से सारे गेस्ट रिचर्ड और एलिजाबेथ शॉक हो जाते हैं। सबसे पहले कमरे में एलिजाबेथ आती है। वो देखती है कि वो डिमोनिक पर्सन जिससे वो विले में मिली थी वो वहीं पर है। वो उसके करीब जाती है, तभी विक्टर उसको वहां से हटने के लिए बोलता है और उस पर फायर कर देता है, लेकिन एलिजाबेथ उस डिमोनिक पर्सन के सामने आ जाती है और सीधा बुलेट एलिजा को लग जाती है। तभी वहां पर रिचर्ड और बाकी गेस्ट आ जाते हैं। विक्टर झूठ बोलता है कि एलिजाबेथ को इस डिमोनिक पर्सन ने मारा है। विक्टर का भाई रिचर्ड और बाकी लोग उस डिमोनिक पर्सन को पकड़ने जाते हैं, लेकिन वो सबको उठा के फेंकने लगता है। की वजह से रिचर्ड के सर में गहरी चोट लगती है। एलिजाबेथ उस डिमोनिक पर्सन से बोलती है कि तुम मेरे को यहाँ से ले जाओ। कोई कुछ नहीं करता और वो एलिजाबेथ को वहां से लेके चला जाता है। रिचर्ड के पास उसका भाई विक्टर आता है। रिचर्ड बताता है कि मैं आपसे हमेशा ही डरता था और असली डीमन वो पर्सन नहीं जो आपने बनाया है, असली डीमन आप हो, और ये बोल के मर जाता है। दूसरी ओर वो डिमोनिक पर्सन एलिजाबेथ को एक केव में लेके आता है, जहाँ पर एलिजाबेथ उससे बोलती है कि मैं ऐसे प्यार को खोज रही थी जो मुझे किसी में नहीं दिखा, और वो प्यार हो मेरे तुम। इतना बोलते ही वो मर जाती है। तभी एलिजाबेथ का ब्लड पूरे रास्ते में गिरा होता है। जिस दूसरी ओर विक्टर अपनी बंदूक उठाता है और गुस्से से उस डिमोनिक पर्सन के पीछे जाता है। विक्टर वहां पर आता है। वो देखता है एलिजाबेथ मर चुकी है। वो उस डिमोनिक पर्सन को मारने वाला होता है। तभी वो डिमोनिक पर्सन विक्टर की नाक तोड़ देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर मरना किसे बोलते हैं और पेन क्या होता है, और इतना बोल के वो चला जाता है। रिचर्ड गुस्से में उसका पीछा करता है। वो उसका पीछा कई महीनों तक करता है। वो एक शॉप से बहुत सारी आम और बहुत सारे बम लेता है उसे मारने के लिए। तभी एक रात वो डिमोनिक पर्सन विक्टर के कैंप पर आकर विक्टर को पकड़ लेता है और विक्टर से बोलता है कि तुम मुझे इन वेपन से मारना चाहते हो, चलो ठीक है, अपने सारे वेपन से मुझे मारो। अगर मैं मर गया तो ठीक है, और अगर नहीं मरा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अपने सारे बम्स को उसके ऊपर लगा देता है और उनमें आग लगा के वहां से दूर जाने लगता है। तभी जोर का एक ब्लास्ट होता है जिससे रिचर्ड घायल हो जाता है, लेकिन वो डिमोनिक पर्सन नहीं मरता। उसकी हड्डियां सेल्स जो डैमेज हुई थी वो ऑटोमेटिक रिकवर हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो और गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है। उसे भी पता लग गया था कि वो कभी नहीं मरेगा। और सेम सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है और यहाँ से अब सीन प्रेजेंट में चलने लगता है। वो डिमोनिक पर्सन बताता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई रिचर्ड और एलिजाबेथ मरी। मैं बस तुमसे ये चाह रहा था कि तुम मेरे लिए एक साथी बनाओ जिसके साथ मैं अच्छे से रह सकूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं मर सकता। और कहीं ना कहीं रिचर्ड को भी अब एहसास होने लगता है कि उसने कुछ गलत किया है। रिचर्ड बहुत नम आवाज में बोलता है, मेरे बच्चे, ये तुम्हारा सच है, तू अपनाओ और इस लाइफ से दूर मत भागो। इतना बोलते ही वो मर जाता है और वो डिमोनिक पर्सन वहां से जाने लगता है। वो शिप से नीचे उतर जाता है। वो देखता है कि वो शिप आइस में जम चुकी है। वो पुश करके उस शिप को आइस से बाहर निकाल देता है और शिप को जाते हुए देखता है, और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।